नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप लोगों को मैं आजकल करवा रहा हूं किरण 16,000 प्लस बुक से क्लोज टेस्ट की सीरीज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट नंबर नेक्स्ट की। अभी इससे पहले मैंने आपको 101 वीडियो में 2 क्लोज टेस्ट कराए, 102 वीडियो में 2 क्लोज टेस्ट कराए और अब 103 वीडियो में मैं फिर से 2 क्लोज टेस्ट करवाने वाला हूं। ओके दोस्तों, और मैं बता चुका हूं आपको कि ये कम से कम वीडियोस नंबर है बच्चों, ये इनमें हर एक वीडियो में 2-2 क्लोज टेस्ट मिनिमम है हर एक वीडियो के अंदर, कई वीडियो में 3 भी हैं, तो लगभग 125 प्लस वीडियोस हैं आपकी। अगर बात करूं तो 250 प्लस क्लोज टेस्ट हैं और 1400 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो गाइस, यह आपका बहुत सारा काम मैंने आपको करा दिया है। अब ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप लोग इसको कैसे करते हैं। ओके गाइस, और जहाँ तक बात क्लोज टेस्ट रिपीट होने की है या फिर यह है कि मतलब पढ़ा हुआ आएगा नहीं आएगा, हम लोग क्लोज टेस्ट करना सीख जाएंगे नहीं सीख जाएंगे, आप मेरे अंदाज को देख करके समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति है जो आपको क्लोज टेस्ट सिखा सकता है। यस, अब बाकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, आप किस तरह से उसको संभालते हैं, हम लोग आपको सिर्फ सिखा सकते हैं। दोस्तों, आज का क्लोज टेस्ट 1151 से 1155 एसएससी सीजीएल टीयर 1 सीबीई परीक्षा 6/3/2020 में ये आया हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे पहले और फिर कहानी शुरू करते हैं अपनी आगे की हम लोग। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि आगरा, बिल्कुल पहले वही करना है जो मैंने बताया आपको। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको रीड करने से हमें 2 चीज़ों का ज्ञान होगा। पहला ये कि हमें ये पता चल जाएगा स्टोरी किस टेंस में चल रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और स्टोरी का बेस क्या है। आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, फिर मैं देख लूँगा अपना। आगरा's marvels has such an overwhelming presence dash other monuments in the town have been relegated dash oblivion. Among us such 60 odd monument in dash। अब आगे जो भी कहानी रही होगी, यहाँ आपका हैज आया, फिर आगे हैव आया, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है कि स्टोरी चल रही है आपकी प्रेजेंट में। यस दोस्तों, स्टोरी चल रही है हमारी प्रेजेंट में। और दूसरी कहानी बच्चों यहाँ पर यहाँ आगरा के जो मार्बल्स हैं, पत्थरों से बनाई गई हैं, उनकी बात हो रही है। पत्थरों से बनी गई इमारतों की बात हो रही है। मोनूमेंट का बच्चों, मोनूमेंट बोलते हैं बच्चों प्रतीक को, यस, को भव्य प्रतीक। तो यहाँ पर इन चीज़ों की बात हो रही है, हमें इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए साथ में चलना होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर तो इन्होंने 3 क्वेश्चन इसके रख दिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले पेज पर। आगराज मार्बल हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस डैश अदर मोन्यूमेंट इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड डैश ओब्लिवियन। बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान दें कुछ ऑप्शन पे हम लोग। पहले मैं ऑप्शन इसके देख लूँ कि ऑप्शन क्या क्या है, फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा इसका आंसर क्या है और कैसे हमें सर्च करना है। अगर मैं 1151 के ऑप्शन की बात करूं, पहले मैं यहाँ सारे ऑप्शन लिख लूं जिससे कि मुझे बार बार वहां ना जाना पड़े। बट दैट देन इफ 1152 का ऑप्शन है हमारे पास में, ऑन टू विद बाय 1153 का, सॉरी, जो ऑप्शन है हमारे पास में देयर एन अ और द। चलिए, अब हमें हानि होगी करने में काम को, क्योंकि क्लोज टेस्ट पीछे था, ऑप्शन पीछे थे, तो दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। आगराज मार्बल हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस डैश अदर मोन्यूमेंट इन द टाउन। तो उसका जो प्रेजेंस है वो इतनी अच्छी है कि अन्य मोन्यूमेंट के मुकाबले। अब बच्चों, यहाँ पर कंपेयर हो रहा है। अब आपको अगर याद हो तो आपने जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी, सच के साथ में एक फिक्स रूल, या तो सच के साथ में एज या सच के साथ में दैट, ये 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी बच्चों। सच के साथ में एज, सच के साथ में दैट। अगर नहीं पढ़ी है तो आप अभी ग्रामर कोर्स हमारा पढ़िएगा, वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पर, वहां से देखिएगा। तो बच्चों, सच एज, सच दैट। अब यहाँ पर एज तो ऑप्शन में कहीं है नहीं। अब यहाँ बिल्कुल अगर ये चीजें आपको पता है, लाइक अगर नहीं भी पता है तो मैंने आज आपको बता दिया, इनको पता करें, इनको अपने पास सजो करके रखें। ये कुछ ट्रिक्स हैं, रूल्स हैं, वो एक ग्रामर बेस पे ही जो आपके काम आ रही है लगातार। सच के साथ दैट आता है, यहाँ फ्री के नंबर आपको मिलने वाले हैं बच्चों, फिर क्योंकि आप लोग इस तरह से यहाँ पर इस बट को बाहर निकाल देंगे, इस देन को बाहर निकाल देंगे, इस इफ को बाहर निकाल देंगे, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा फिक्स, वो है दैट। तो ये दैट आपका फ्री का नंबर हो जाएगा। अदर मोन्यूमेंट्स इन द टाउन
हैव बीन रेलीगेटेड डैश ओब्लिवियन। अब बच्चों यहाँ पे कहा रेलीगेटेड, अब ये जो वर्ड है इस वर्ड के ऊपर में जाना है बच्चों। रेलीगेट का मतलब होता है जो किसी को लोअर पोजीशन में लाना किसी को, यस। तो यहाँ पे किसी की पद में अवनति करना, ऐसा कह लीजिए किसी को, यस। किसी की पद में अवनति करना, लाइक मान लीजिए कोई पीएम उसको सीएम बना देना, इस तरह से कर देना किसी को, समझ लीजिए बस आप सिंपल सिंपल। तो जो वर्ड है हमारा रेलीगेट, रेलीगेट के साथ में बच्चों, क्योंकि रेलीगेट के साथ लगाना है, अब यहाँ पे दी गई ये सारी प्रीपोजिशन। अगर आप गौर करें, ओन प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है, विद प्रीपोजिशन है, बाय प्रीपोजिशन है। तो बच्चों यहाँ पर रेलीगेट के साथ में जो हमारी फिक्स प्रीपोजिशन है वो आया करती है टू, रेलीगेट टू। अब ये चीजें हैं बच्चों रट्टे की, यस। इसके लिए कोई भी किताब, कोई भी चीज आपको काम नहीं कर सकती अगर आपको कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद नहीं है। कुछ ऐसी फिक्स प्रीपोजिशन है जो आपको याद करनी होंगी, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो यहां पर आपका फिक्स था कि टू ही आएगा, रेलीगेट के साथ में तो टू ही आएगा, रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन। चलिए, अमंगस्ट सच 60 ओल्ड मोन्यूमेंट्स इन डैश, अमंगस्ट सच, ऐसे ही जो है इन सब 60 ओल्ड मोन्यूमेंट के डैश, डैश इन डैश। अब यहां ऑप्शन देख ले हम लोग, इन डैश टाउन, इन डैश टाउन। अब बच्चों यहाँ पे बात हो रही है मोन्यूमेंट की, तो यहाँ पे बच्चों देयर तो आने से रहा क्योंकि प्लूरल के साथ बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करनी है हमें आर्टिकल की, ए एन द, ए एन द। अब बच्चों जब कोई चीज डेफिनेट हो जाए, क्योंकि एक बिल्डिंग की बात आप दोबारा करके चले जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब आगरा की बात हो रही है, आगरा के अंदर बनी हुई इमारतों की बात हो रही है, तो अब वो डेफिनेट हो चुका है। जब किसी एक नाउन का जिक्र एक बार करने के बाद दोबारा करते हैं, सुन लीजिएगा इस बात को बच्चों फिर से, जब आप किसी एक नाउन का जिक्र एक बार करने के बाद फिर से करें, पुनः आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन द का इस्तेमाल करना रहता है, सॉरी फिक्स्ड आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है, तो यहां पे द आपका आएगा। द रेड ताज इज द मोस्ट डैश एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व्ड। जो रेड ताज है इज द मोस्ट डैश, इज द मोस्ट डैश, इज द मोस्ट एलिगेंट, एडुकेट, एफिशिएंट, एक्टिव। अब जो यहाँ पे बच्चों इनके मीनिंग की तरफ चलते हैं पहले, फिर आप कुछ दिमाग लगा पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पे पहला वर्ड है एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है बच्चों आकर्षक, पहला जो ऑप्शन है उसका मीनिंग है आकर्षक। हिंदी में थोड़ी गलती हो तो बच्चों माफ कीजिएगा। पहला जो वर्ड है इसका मतलब है आकर्षक, एलिगेंट। अगला वर्ड है एडुकेट। बच्चों एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त होना किसी चीज का, वो चीज इनफ है आपके पास में, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं पर्याप्त। अगला जो वर्ड है इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब भी बच्चों होता है पर्याप्त, सॉरी इफिशिएंट मतलब होता है बच्चों, माफी चाहूंगा, किसी चीज में सक्षम होना, किसी चीज को काम करने में, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं स्किल्ड होना या फिर कुशल होना किसी काम करने में। एक्टिव मतलब सक्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय। तो बच्चों यहां कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि द रेड ताज जो है इज द मोस्ट डैश, वो बहुत ही ज्यादा डैश है, एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व, उसको जो है बहुत अच्छे से बचा करके भी रखा गया है। तो गैस बहुत आकर्षक है, पर्याप्त की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, कोई सक्षम किसी काम करने में सक्षम नहीं है, सक्रिय की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग आकर्षक, बहुत आकर्षक है और उसको बहुत प्रिजर्व करके रखा गया है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट। द टोम इन रेड सैंडस्टोन वॉज डैश बाय एन हेसिंग। अब यहां ध्यान दीजिएगा, उसने कहा द टोम इन रेड स्टोन, रेड सैंडस्टोन वॉज डैश। अब यहाँ पे एक तो पीछे लगा दिया उसने वॉज, आगे लगा दिया बाय। अब यहाँ पर हमने एक रूल बताया अब आपको, ये जो वॉज है बच्चों ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसकी है? बी की फैमिली की। बी की फैमिली में आपकी 8 हेल्पिंग वर्ब आया करती हैं, पहले तो 3 आपकी इज एम आर, इज एम आर, बाकी 2 हैं आपकी वॉज वर्ब, इज एम आर, वॉज वर्ब, और खुद बी, बीन, बीइंग, ये आपकी 8 हेल्पिंग वर्ब हैं। इनके साथ में कभी भी बच्चों अगर आपको वर्ब लगानी हो तो या तो थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म आया करती है, थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। थर्ड फॉर्म पैसिव में आया करती है, आईएनजी फॉर्म एक्टिव में आया करती है। दूसरी बात ये जो बाय खड़ा हुआ है, इस बाय से पहले कभी भी अगर आपको वर्ब लगानी हो तो वही हमेशा थर्ड फॉर्म में आया करती है, यानी कि ये पैसिव का सारा करता है। तो यानी कि यहाँ पे 2 कारण हो रहे हैं थर्ड फॉर्म लगाने के, तो आपको थर्ड फॉर्म लगा के चलनी है यहाँ पे बच्चों, सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आएगी। और बच्चों यहाँ थर्ड फॉर्म हमारी पहले ऑप्शन में नहीं है, बिल्डिंग कहा उसने तो ये बाहर हुआ, दूसरे में बिल्ट कहा ये थर्ड फॉर्म ही है, अगले में टू बिल्ड कहा ये गलत हो जाएगा, टू बिल्ड तो ये रॉन्ग हुआ आपका, और डी ऑप्शन है आपका बिल्ड, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट करेक्ट।
तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, सॉरी सेकंड करेक्ट, फर्स्ट तो इससे बाहर हो चुका है, थर्ड फॉर्म आपकी सेकंड सेंटेंस में है। तो ये था आपका पहला क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का। अब चलते हैं अगले क्लोज टेस्ट पर। जो अगला क्लोज टेस्ट है वो 1156 से 1160 तक है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 6/3/2020 तृतीय शिफ्ट में आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है। पहले एक बार रीड कर लीजिए हल्का सा मेरे साथ में, जिससे आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि ये स्टोरी चल क्या है मेरा, ये प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और स्टोरी किस बेस पर है। थोड़ा सा आप भी इन चीज़ों को समझना सीखें। यस दोस्तों, जिससे कि आप भी करना सीख जाएं, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा भैया। कह रहा है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड डैश थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। द कॉज ऑफ पोल्यूशन एंड आर क्वाइट डैश सच एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, cutting of trees and forest, emissions of toxic gases etc. ड्यू टू डैश फैक्टर्स। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है प्रदूषण की वातावरण में, तो उसका जो बेस स्टोरी का वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का है, और जो स्टोरी चल रही है स्टोरी का जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट। तो ये दो चीजें मैंने पकड़ ली, आपने भी देख ली होगी, यहाँ पे इज आ रहा है, यस आगे आर आ रहा है, तो ये सब चीजें इशारा कर रही है कि स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है। तो अब हम लोग इसी चीज का ध्यान रखते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और क्लोज टेस्ट को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो रेडी हैं बच्चों आप लोग, तैयार बिल्कुल बहुत अच्छे से। चलिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हो, और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी आलकस कर रहे हो देखने का, क्योंकि उनको लगता है कि एग्जाम तो कोई नजदीक है नहीं। अब नजदीक एग्जाम होगा तब वो पढ़ना शुरू करेंगे, फिर वो कोसना भी शुरू करेंगे थोड़े दिनों बाद कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वैकेंसी कम थी, एग्जाम हार्ड था, ये था वो था। अब तैयारियां बच्चों, एक व्यक्ति एक साल से तैयारी कर रहा है, एक व्यक्ति 1 महीने तैयारी कर रहा है, तो आप खुद सोचिए सिलेक्शन पहले किसका होगा। अभी से लगे तैयारियों में, फिर किसी को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड डैश थ्रेट सम एंड द अ। तो गाइज 1156 में हमें डिटरमाइनर फिक्स करना है कि कौन सा डिटरमाइनर हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। अब गाइज आपको 4 डिटरमाइनर दिए गए हैं यहाँ पे, सम एंड द या फिर अ। अब गाइज जरा सोच समझ के ध्यान दीजिएगा, जरा हम लोग यहाँ पे पहले सेंटेंस पे पढ़ने एक बार क्या कह रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड, अब बच्चों ध्यान देना, ये रूल मैंने आपको एक बार नहीं कई बार पढ़ाया है, एंड बट और का। अगर गाइज आप लोगों ने हमसे ग्रामर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्लोज टेस्ट पढ़ते रहिएगा, और अगर पढ़ना है तो आप या तो कंप्लीट ग्रामर कोर्स या फिर हमारे सिर्फ नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। कंप्लीट ग्रामर नोट्स आपको मिल जाएंगे, 78 रूल्स उसके अंदर हैं, ट्रिक्स से आपको वो सभी रूल्स पता चल जाएंगे कहां पर क्या आना है। बच्चों हम लोग रूल्स नहीं ट्रिक्स बताते हैं आपको, आप लोग रूल्स से पढ़ते हैं इसलिए आपको याद नहीं रहते, मैं ट्रिक्स बताता हूं इसलिए याद रहते हैं। देखिए ये एंड बट और का रूल मैंने एक बार बताया, बात खत्म होगी कि दोनों तरफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए। आप पढ़ते हैं इसको कंजक्शन में जाकर के, हम लोग पढ़ते हैं इसको नॉर्मली। सेम से मतलब अगर इधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी, इधर आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म आएगी, इधर ऑफ आया है तो इधर भी ऑफ आएगा, यानी कि अगर ये वाला गड्ढे में जा गिरेगा तो ये भी गड्ढे में गिरेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग सेंटेंस में चलें क्लोज टेस्ट के, तो सेंटेंस में आप लोग देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि एंड से पहले उसने कहा इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो अ प्लस ग्लोबल लगाया, अ प्लस ग्लोबल लगाया, तो आप भी आगे अ प्लस थ्रेट लगाएंगे। थ्रेट तो उसने लगा ही रखा है, तो आपको सिर्फ आर्टिकल क्या लगाना है, अ। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 1156 का डी करेक्ट, फोर्थ करेक्ट। यानी कि देखिए ये है बच्चों तरीके करने के क्लोज टेस्ट को। बच्चा यहाँ दिमाग लगाएगा, हाथ पैर फैलाएगा अपने, और खुद भी घबराएगा, घर वालों को भी घबराएगा। अब यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक नंबर फ्री में फिट हो गया है। अब एक नंबर अगर फिट हो गया है तो आप इस पूरे क्लोज टेस्ट पर रिस्क ले सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने क्लोज टेस्ट को लेकर के। इज अ थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल, द कॉज ऑफ पोल्यूशन आर क्वाइट डैश सच एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। अच्छा बच्चों, कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर क्लोज टेस्ट पढ़ाते वक्त आप हिंदी समझा देगा। देखिए हिंदी समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको 2 सेकंड में हिंदी समझा दूंगा इसकी, लेकिन एग्जाम में आपको हिंदी कौन समझाएगा, सबसे बड़ी मुसीबत। जब आप खुद घर में बैठ के करेंगे तब हिंदी कौन समझाएगा। मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं, इन ट्रिक्स को पढ़ करके आपको क्लोज टेस्ट सोल्व करना आ जाएगा। मैं वो चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको, एक हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को बराबर करना चाह रहा हूं मैं। मीनिंग निकाल करके इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत इजीली कर जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम का बच्चा हमारा बेचारा पीछे रह जाएगा। तो ये ट्रिक्स अपने पास रखिए, जब भी मैं कोई क्लोज टेस्ट करा रहा हूं, कोई ट्रिक्स बता रहा हूं, तो उसको लिखा करें। यस, ऐसा नहीं कि आपने सुना और आपको अच्छा लगा, आपने मैसेज में वाओ लिख दिया, थैंक्स लिख दिया, नहीं। आप लोग मैसेज करें, वो आपका हक बनता है, हमारा भी हौसला बढ़ता है, इन ट्रिक्स को लिख लिया करें, ये आपका हक बनता है। ओके गाइस,
तो फटाफट से इन ट्रिक्स को लिखते रहा करें और आगे बढ़ते रहा करें। चलिए, द कोज ऑफ पोल्यूशन आर क्वाइट डैश। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 1157 ने हमें दिया प्लेंटी, इनफ, न्यूमरस, मैनी। अब बच्चों द कोज ऑफ पोल्यूशन आर क्वाइट डैश। अब क्वाइट के बाद वाला वर्ड देखना है क्या क्या है हमारे पास में, सच एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट, इमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, ईटीसी। अब यहाँ द प्लेंटी का मतलब होता है बच्चों प्रचुर मात्रा में होना। अब यहाँ पे प्लेंटी के साथ में एक प्रॉब्लम और भी है कि प्लेंटी के साथ में आपका ऑफ होना चाहिए था, तो जो कि यहाँ पे आपका नहीं है, तो कम से कम प्लेंटी रेस से बाहर हुआ, एक काम तो आपका फिनिश हुआ। दूसरे पे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे अगला है इनफ। क्या बच्चों हमारा इनफ। अब जाना यहाँ पे ध्यान देना, इनफ आपका एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव से चलता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव भी नहीं है, ये भी आपका रेस से बाहर हुआ। यस, हाँ जी सच है। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि न्यूमरस और मैनी। अब बच्चों न्यूमरस का मतलब होता है, न्यूमरस हमारा एक एडजेक्टिव है, पहली बात तो ध्यान रखें। न्यूमरस का मतलब होता है किसी संख्या का लार्ज नंबर्स में होना। अगर मैं यहाँ पे अब अगला हमारे यहाँ पे मैनी। क्या है मैनी। बच्चों मैनी और न्यूमरस में छोटा सा अंतर है कि मैनी जो है हमारा वो है एडजेक्टिव, मैनी हमारा एक एडजेक्टिव है और ये हमारा एक डिटरमाइनर है। क्या है हमारा ये डिटरमाइनर है, तो यहाँ पर एक नाउन से पहले आपका आना है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है। हालांकि दोनों सेम ही मीनिंग दे रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, लेकिन नाउन से पहले आपको आ रहा है तो आप एडजेक्टिव की इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको न्यूमरस का इस्तेमाल करना होगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। ये चीजें हैं थोड़ी सी टफ चीजें जो आपके रेंज से बाहर है, लेकिन मैं कहूंगा कि सीखिए। यस, ऐसा नहीं कि मतलब आप इसको हल्के में लें। चलिए, ड्यू टू डैश फैक्टर्स, ड्यू टू डैश फैक्टर्स, ध्यान देना को क्या कह रहा है बच्चों, ड्यू टू डैश फैक्टर्स, इस बात पर ही ध्यान देना बस, पूरा का पूरा यहां फोकस रखो, आप कहीं मत जाना कोलोटेक्स्ट की तरफ नहीं, यहां फोकस रखे। मैं सीधा ऑप्शन पे चल रहा हूं को लेकर के। कह रहे कि दोज, दैट, दिस और दीज। अब इन चीजों को समझते हुए चलेंगे, आप लोगों को 2 सेकंड में बात समझ में आ जाएगी। बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि दैट और दिस ये दोनों सिंगुलर में चलते हैं, तो ये तो हुए रेस से बाहर। अब आपको बचता है दोज और दीज। दोज आपका पास्ट की तरफ इशारा करता है, अगर स्टोरी चल रही हो पास्ट में तब आप दोज लगाया करते हैं। यस, उसके बाद आपका रह जा गया दीज। सिंपल सी बात है बच्चों, दीज और दोज के साथ में, दीज और दोज के साथ में हम लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसने लगाया फैक्टर्स। अब गाइस यहां फैक्टर्स तो है, अब दीज या दोज में से कोई एक लगाना था। जनरली दोज का इस्तेमाल हम लोग पास्ट में करते हैं, और यहां स्टोरी चल रही है प्रेजेंट में, तो आपका नंबर फ्री के ये मिल गए हैं दीज। मैंने माना कि 1157 थोड़ा सा टफ था बच्चों के हिसाब से, लेकिन ये उतना ही आसान था बच्चों के हिसाब से। चलिए, तो कह रहा है कि ड्यू टू दीज फैक्टर्स द फ्लोरा एंड फ्योना आर एडवर्सली अफेक्टेड एंड अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज एवरीबॉडीज डैश ड्यूटी। एवरीबॉडीज डैश ड्यूटी, तो एवरीबॉडीज डैश ड्यूटी बच्चों यहाँ पे मैं इसको लिख ले रहा हूं, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि क्या आपका है यहाँ पे आंसर। अब बच्चों चीजों को समझना जरूरी है, आपने लोगों ने नाउन पढ़ा होगा, उसके हिसाब से मैं आपको बताता चलूंगा यहाँ पे। अब बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पर जब भी किसी नाउन में आपका आ जाए एपोस्ट्रोफे, तो उसके साथ में उसका पोजेशन आना जरूरी है। पोजेशन मतलब उसके साथ में उसका नाउन आना जरूरी है। यस, अगर आप गाली कहते राम्स, राम्स का पापा, आपको फादर, भाई, ब्रदर कुछ भी लगाना होगा, तब जाकर सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो गैस यहाँ पर इसका पोजेशन आना जरूरी है, तो इनको बचाना जो है हर एक की डैश ड्यूटी है। और डब्ल्यूएस पहला वर्ड है बच्चों, डब्ल्यूएस का मतलब होता है संदिग्ध। अरे संदिग्ध का मतलब यहाँ पे क्या मतलब बैठेगा। दूसरा है अर्जेंट, मतलब बहुत जरूरी, मतलब अर्जेंट भी कुछ बहुत नेसेसरी काम है कोई। मोरल का मतलब होता है बच्चों नैतिक ड्यूटी, मतलब आपका ये नैतिक कर्तव्य है बच्चों। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझाने ना पड़े, आपको खुद करना है। आप कहीं राह से जा रहे हैं, आपको दिख रहा है टंकी खुली पड़ी है, आपने खुद से टंकी बंद कर दी। बताओ किसी ने आपसे कहा है, ऑर्डर थोड़ा दे बेटा टंकी बंद करके आइए, आप जाके नहीं बंद करी, किसने आपको ऑर्डर दिया, लेकिन आपने उसको फिर से बंद कर दिया है, क्योंकि आपकी नैतिक ड्यूटी, आपको खुद पता है ये बात कि मुझे ऐसा करना चाहिए। आपने देखा राह चलते हुए किसी व्यक्ति को जो लाचार है, आपने उसकी मदद कर दी। आप जब कमाने लगेंगे ना, आपके अंदर नैतिकता के भाव और पैदा हो जाएंगे, तब आपको और अच्छा लगने लगेगा अपने ऊपर ही। लेकिन वो तब होगा जब आप कमाने लगेंगे, फिर आपका दान वगैरह करने का भी मन करने लगेगा, वो नैतिक ड्यूटीज होती हैं। अगला है बच्चों पायस, पायस बोलते हैं पवित्र को, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 1159 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड पूरी तरह से करेक्ट।
अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट है गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग डैश टू चेक द मीनेस ऑफ पॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर आपको देखना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो टफ लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। ओके, तो यहाँ पहले मीनिंग पे चलते हैं, फिर हम लोग लेके चलते हैं आपको कहानी की तरफ। एक यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मैं मीनिंग तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ वर्ड जो आसान से या कुछ हार्ड से आपके आ जाते हैं उनको देख लेते हैं। कह रहा है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग डैश, गवर्नमेंट जो है ले रही है स्ट्रॉन्ग डैश टू चेक द मीनेस ऑफ पोल्यूशन। बच्चों मीनेस मतलब खतरा या धमकी या जोखिम में डालना किसी चीज को। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन लेके देख सकते हैं, पहले क्या मीनिंग है हमारे पास ऑप्शंस के, फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी हमारे पास प्रोग्राम्स है, एंटीसीमेंट्स है, अटेम्प्ट्स है और मेजर्स है। बच्चों प्रोग्राम्स तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है एंटीसीमेंट। एंटीसीमेंट का मतलब होता है बच्चों प्रलोभन देना, किसी को लालच देना एक तरह का। तो लालच तो आपको सबको दिया नहीं जा रहा है। आप देखो दोस्त, मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, जब से खासकर कोरोना आया तो हमारे सफाई कर्मचारी कितनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब कोरोना जब आया तो वो खुद इतने एक्टिव हो गए कि उनको जरूरत नहीं थी कहने की कि गवर्नमेंट उनको बार बार कहे उनसे काम करवाए। खुद सुबह 4 बजे उठ करके लोगों ने काम किया है, उठ करके अपने आप एक्टिव हो गए थे। आप लोगों ने उनको सम्मान दिया, आपकी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ गई है। देखा ना, देश के हर नागरिक की कितनी ड्यूटी थी बच्चों उस टाइम पर। तो ऐसा कोई लालच वालच गवर्नमेंट नहीं देती है, ये सबकी अपने आप ड्यूटी बन जाती है जब देश के ऊपर कोई आँच आती है, तो हम उसको कैसे बचाएं। अगला है बच्चों हमारा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब होता है बच्चों प्रयत्न करना, कोई कोशिश करना। कुछ राइटिंग वाइटिंग बच्चों स्पेलिंग मेरे ऐसी है, प्रयत्न होगा सही। उसके बाद में हमारा मेजर्स। मेजर मतलब कोई कदम या कोई उपाय, कोई कदम या फिर कोई उपाय। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग, गवर्नमेंट जो है उठा रही है कदम। तो गाइज यहाँ पर मेरी राय में इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ ही करेक्ट, मेजर्स। ओके गाइज, सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लोज टेस्ट भी समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें हैं जो ट्रिक्स की हैं, जो आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं, आप उनको अपने साथ में सजोकर चल रहे हैं। तो नोट्स बनाइए, लिखिए, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। बहुत बेहतरीन तरह से क्लोज टेस्ट आपके फिनिश होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी पूरे यूट्यूब पर बतेरे लोग ऐसे जिन्होंने बुक शुरू की, लेकिन खत्म कितनों ने की ये मुझे बताइएगा बच्चों। शुरू करना आसान बात है, खत्म करना बहुत बड़ी बात है। मैं भी लगातार एक्टिव रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी देखता हूँ, सबको देखता हूँ मैं भी। लेकिन बच्चों कंप्लीट कराना, यहाँ मैं आपको कंप्लीट क्लोज टेस्ट करा रहा हूँ। 1400 प्लस क्वेश्चंस, 125 प्लस वीडियो, 200 प्लस क्लोज टेस्ट। बच्चों इतना सारा काम, अरे ये तो हद ही हो गई बिल्कुल। अब इसके लिए भी अगर आप लोग हमारी वीडियो को शेयर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, तो ये मेरा हक बनता है आपसे कहने का। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते, लेता आपसे विदा, बाय।